राधे राधे एवरीवन। फिलहाल हमारा एक 1-to-1 सेशन चल रहा है। प्रॉब्लम को हमने बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। अब बात है इसके सोल्यूशन की। लेकिन मैं आपको एक फाउंडेशन देना चाहती हूँ, एक आधार देना चाहती हूँ। अगर आप इस प्रॉब्लम से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो ये सेशन शायद आपके लिए है। पता है, रिलेशनशिप जो होता है, रिश्ता जो होता है, उसमें दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि हमारे टैबू हैं, ये हमारे अप्पू हैं। अगर इन दोनों में म्यूचुअल इनटेक है, एक्सचेंज हो रहा है कि सामने वाला आपकी फिक्र कर रहा है आपको क्या पसंद है, आप उसकी फिक्र कर रहे हो कि उसको क्या पसंद है, और जब बात पार्टनरशिप की है तो उसमें इमोशंस बहुत वैल्यू करते हैं। अब इमोशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर बात हम किसी रिलेशनशिप की करें या पति पत्नी के संबंध के बारे में बात करें, तो यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी भी एक माध्यम है एक दूसरे के इमोशंस को वैलिडेट करने का। मतलब शायद हमको शुरू से सिखाया गया है, हमारे मूवीज में या समाज में इसको बड़ा टैबू करके देखा जाता है कि अरे ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, एक रिलेशनशिप में बहुत मायने रखती हैं ये चीज़ें कि आप कैसे फिजिकल इंटीमेसी के माध्यम से आप एक दूसरे को वैलिडेट कर रहे हो, आपको वांटेड फील होता है। पता है, वो रिश्ते बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं जहाँ पे फीमेल अपनी फेमिनाइन एनर्जी में नहीं रह पाती है और मेल अपनी मेस्कुलिन एनर्जी में नहीं रहता है। वो रिश्ते बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं जहाँ पे जो मेल है वो अपनी फीमेल को प्रोटेक्टेड फील नहीं कराता है, वांटेड फील नहीं कराता है। और जो फीमेल है वो एक सॉफ्ट साइड या एक सॉफ्ट वर्जन अपने हस्बैंड के लिए नहीं बन पाती है। बहुत दुख की बात है, कई बार एक पार्टनर है जो अपनी जगह पे बहुत वैलिड है, वो आपसे बार बार कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई मुझे इस चीज़ की चाहत है कि आप मुझे सुने, आप मेरी बातों पे गौर करें। या छोटी छोटी चाहते, ऐसा नहीं कह रहे कि वो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम करा दी, लेकिन छोटी छोटी चाहते कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, या चलो कोई छोटे छोटे गिफ्ट हैं, क्योंकि वो वांटेड फील कराते हैं। एफर्ट्स है ना, वो फील कराते हैं कि हाँ आप उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। लेकिन पता नहीं कुछ लोग अपनी ब्लेसिंग्स को रिकग्नाइज क्यों नहीं कर पाते। बहुत सारे फीमेल पार्टनर्स हैं, मेल पार्टनर्स भी हैं जो अपने पार्टनर को बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए कुछ एफर्ट नहीं करते। स्पेसिफिकली मेरे 1-to-1 सेशंस फीमेल्स के साथ ज़्यादा रही हैं, तो मैं तो अपनी केस स्टडी से यही कंसिडर करूंगी कि शायद फीमेल्स ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। हो सकता है मेल्स भी कई दर्जों पे सफ़र कर रहे हों, लेकिन जितना मैंने फीमेल्स के साथ 1-to-1 सेशन किए हैं, मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है ये अपनी बात को सामने जाके रख रही हैं कि देखो आप है ना मेरे लिए ये करो, मुझे अच्छा लगेगा। पहली बात तो इस इंसान को ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए इतना ज़्यादा बोलने के लिए। आप एक या दो बार जब वो आपको बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपके 36,000 पार्टनर हैं, एक ही पार्टनर है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत इलॉजिकल और बहुत ही बिना सोच समझ वाली डिमांड है। छोटी छोटी चाहती, छोटा छोटा कोई गिफ्ट मिलना, कहीं बाहर घूमने जाना, कोई अच्छा खाना बनाना, कोई मूवी देखना। क्योंकि शायद बहुत सारे मर्दों को ऐसा लगता है शादी होगी तो सब हो गया और क्या चाहिए। नहीं, शादी हुई है तो मतलब एक बीज लगाया है, एक पौधा लगाया है, उस वो बीज लगाया है, अब उसमें पानी डालना है, खाद डालना है, उसको प्रोटेक्टेड रखना है, तभी वो पूरा बड़ा होगा और उसके फल लगेंगे। यानी आज आपने शादी करी है, शादी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सामने वाले इंसान की इमोशनल वेलबींग का, मेंटल वेलबींग का ध्यान रखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि शादी हो गया तो मतलब सब हो ही गया ना, घर में खर्चा पानी आ ही रहा है। तुमको तो आदत है प्रॉब्लम क्रिएट करने का, तुमको तो आदत है ओवर थिंकिंग करने का, तुमको कोई काम तो है नहीं, तो तुम बिन वजह इन सब चीज़ों के बारे में सोचती रहती हो। लेकिन ऐसा नहीं है। वो उस फीमेल की बहुत जेन्युइन नीड है कि वो इमोशनली सिक्योर फील करना चाहती है, उसे अच्छा लगता है अगर उसका पार्टनर उसे सुने। तो वो सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कंसिडर कर रही है। अगर उसको उस इंसान के साथ रहते रहते ये फील होने लग जाए कि ये बंदा तो मेरे को सुनता ही नहीं है, तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, आप इमोशनल ब्रेकडाउन फील कर रहे हो, और इतने इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से आपको अपनी लाइफ में एनजाइटी, नेगेटिविटी,
ओवर थिंकिंग, अपने ऊपर विश्वास आपका टूट गया है, जिंदगी आपको बोर्डम दे रही है, जिंदगी बोझ लग रही है, संघर्ष लग रही है, शायद अगले दिन बेड में से उठने की इच्छा नहीं है, सिर्फ सोना ही चाहते हो। और अनफॉर्चुनेटली अगर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीपिंग पिल्स में आ गई हो तो ये और एक मुश्किल चीज़ है। अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये सेशन आपके लिए है। राधे राधे। हाँ, हम आपको ये कह के बोलेंगे, इनका नाम न्यारू है, ठीक है, इनका नाम न्यारू है तो हम आपको न्यारू कह के बोलेंगे, न्यारू, ठीक है। प्यारू न्यारू, मैं प्यारू हूं, ये मेरा न्यारू है। ठीक है, तो चलिए पहली बात मुझे क्या, नैरो हाँ हाँ, नैरो के मैंने देखा था इसका पिक्चर, तो मैं पूछना चाहती थी नैरो कौन है, बट इसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा ये न्यारू है, ये अप्पू है, ठीक है। अच्छा हाँ अप्पू, और ये टाबू है, ये गुंडा लड़का है, टाबू है, ये सारी शैतानियां ये करता है। तो मैं हाँ जब भी हाँ लोगों को समझाती हूँ ना कि कोई भी कांड गलत हो रहा है तो उसको टाबू ही कर रहा है, पता नहीं क्यों बेचारे इसका नेगेटिव इमेज ही बना दी हूँ मैं। लेकिन मैं आपको ये न्यारू कह के बोलती हूँ। जब मैं आपकी आपकी पूरी केस को देख रही हूँ ना, आप स्लीपिंग पिल आल से नहीं ले रही हो, आप है ना 2014 या 15 से आपकी स्लीपिंग्स और डिप्रेशन वाली दवाइयाँ चल रही हैं। 2000 हाँ 2013 14 12 के आसपास के टाइम से आपकी ये दवाइयाँ चल रही हैं। ये स्लीप, जब कोई भी इंसान स्लीपिंग पिल ले रहा है, कोई भी इंसान डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो इंसान ना अंदर से जिंदा महसूस नहीं कर रहा। 15 से चल रहा था, 15 हाँ के हाँ बाद 16। हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 2016 में आपकी गवर्नमेंट जॉब रही है, और फिर इसी के आसपास पैरेलल में आपकी डिप्रेशन की और स्लीपिंग वाली दवाइयाँ रही हैं। तो मैं बोलूँगी कि आपको लगभग 10 साल हो गए हैं इस वाली इमोशनल स्टेट में, जहाँ आपको लग रहा है कि इस पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं समझ रहा, जहाँ आपको लग रहा है कि आप अंदर से बहुत अकेले हो, ठीक है। तो अगर 2015 से लेकर अभी मैं 2025-26 तक आऊँ और आपकी ये दवाइयाँ एक एक आपके लिए एक मैसेज हैं, वो आपको ये कहना चाहती हैं कि डियर न्यारू, आप है ना जिंदगी अपने से बाहर मत ढूंढो। अब पता है क्या है, ऐसे लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है जो फोन कॉल पे आई लव यू बोल देंगे, शायद फिजिकल रिलेशनशिप भी बना लेंगे, और दूसरे ही पल आप उनके लिए अनजाने हो जाओगे। हमारे अंदर इमोशनल डेप्थ है, और पता है वो क्यों है, हमारे अंदर इतनी इमोशनल क्रेविंग भी क्यों है, क्योंकि हमने कभी अपने पेरेंट्स की साइड से सेफ फील ही नहीं किया। हम घर में जन्मे, हम पैदा हुए, उस घर में जब हम पैदा हुए हमने हमेशा लड़ाई झगड़े ही देखे हैं, हमको पता ही नहीं है। आप अपने घर में देखो, आपकी जो जड़ है ना, जड़ है आपकी प्रॉब्लम की, आपके घर में आपकी मदर कभी फेमिनाइन रही ही नहीं, आपके फादर कभी मेस्कुलिन रहे ही नहीं, और आपके फादर इतने फेमिनाइन रहे अपनी चीज़ों में, फेमिनाइन भी नहीं बोलूंगी मैं, वो गलत होगा, इररिस्पॉन्सिबल रहे, इनसेंसिटिव रहे, कि आपकी मदर को अपनी फेमिनाइन एनर्जी को छोड़ के पैसे के लिए लड़ना पड़ा कि आप घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि जैसा रिलेशनशिप आपके घर में है, आपके पेरेंट्स का है, या आपके साथ जैसा रिश्ता है आपके पेरेंट्स का, कहीं ना कहीं वैसा ही रिश्ता आप अपने पार्टनर्स में अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो अब आप अपने अब जहाँ आपकी जड़ है, एक पेड़ की जड़ सबसे जरूरी होती है, जड़ मर गई तो पूरा पेड़ अपने आप मर जाएगा थोड़े दिनों में। तो आप देखो आपकी घर में आपकी, और इसमें आपकी मदर की गलती नहीं है, आपकी मदर को अपना फेमिनाइन नेचर छोड़ना पड़ा, उनको घर का मर्द बनना पड़ा, क्योंकि आपके पापा जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए ना वो आपने यहाँ पे बोला है कि मेरी मम्मा प्रैक्टिकल है, जबकि और ऊपर से आप कहीं ना कहीं एक जनरेशनल ट्रॉमा भी कैरी कर रहे हो। आपने बोला आपके फादर को मेंटल हेल्थ थोड़े बहुत चैलेंजेस रहे हैं, और आपके फादर वाला गुस्सा कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आया है। तो आप ना सिर्फ, मतलब आपका जो ओरा है ना, हर इंसान का अपना ओरा होता है, हर इंसान की अपनी एनर्जी होती है, तो आपका ओरा कहीं ना कहीं, आपका पेन तो है ही, और वो बचपन का जो कलह कलेश वाला माहौल देखा, कभी सेफ फील ही नहीं किया, कभी ऐसे होता है ना कि कोई हक करे तो किसी की बाहों में बड़ा सुकून महसूस हो, वो पूरा बचपन बीत गया, वो सुकून पता ही नहीं है कैसा होता है, हर जगह संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़ा है। और ऐसे में आपसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती कैसे हुई,
जब आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में गए हो, अपने हस्बैंड के साथ आपने शादी इससे करी है, आपने इसको डेट ही नहीं किया, आपका इसके साथ आपने जाना ही नहीं ये इमोशनली कैसा है, मेंटली कैसा है, आपकी तरफ इसका रुझान क्या है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी मदर के प्रेशर से डर रही थी। आपकी मदर आपको डोमिनेट कर रही थी, शादी करनी है, शादी करनी है। आपको लगा किसी अनजाने इंसान से शादी करने की बजाय किसी जाने पहचाने से करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इसको जान भी तो नहीं पाई। 1 महीने में, 2 महीने में कितना जानते हैं। हाँ, आप भी वहां पे काम कर रही हो, ये भी वहां पे काम कर रहा है, साल भर 2 साल भर तो जान सकते थे। ठीक है, लेकिन पता है क्या है, हमने उस टाइम पे ना प्रायोरिटी पे ही नहीं रखा इस चीज को। हमको ये था कि हमको इस वाले नरक से भागना है, जो नरक घर पे बना हुआ है ना, कि शादी कर लो, शादी कर लो। और आपके अंदर बहुत फियर है, अनसर्टेनिटी है, कि पता नहीं किसके पल्ले मेरे को बांध देंगे, पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो इसलिए आपको ये बंदा सेफ ऑप्शन लगा। बेशक से आपको बहुत ज्यादा प्यार नहीं हुआ हो इससे, लेकिन आपको इस इंसान को चूज करना एक सेफ्टी वाला डिसीजन लगा, कि एटलीस्ट ये जाना पहचाना है और मेरी ही जगह पे नौकरी करता है, तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल जाएगा। अब आपको नहीं पता था। लेकिन एक बात और देखिए, ये जो डिसीजन है, आप आप किस वजह से ले रहे हो, इमोशन क्या है। इनसिक्योरिटी से बचने के लिए आपने एक डिसीजन लिया, आपने डर से बचने के लिए डिसीजन लिया। शादी का जो डिसीजन लिया वो खुश होके नहीं लिया आपने, खुश होके या कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं लिया। एक होता है खुश होके, कॉन्फिडेंस होके, या अपने फ्यूचर को बहुत सोच समझ के कोई फैसला लेना। आपके डिसीजन के पीछे इमोशन क्या है। शादी के डिसीजन के पीछे इमोशन है मम्मी का डोमिनेटिंग बिहेवियर, और ये वाला डर कि पता नहीं मम्मी किसके साथ मेरे को बांध देंगी। तो इसीलिए आपने जो फैसला है शादी का, जो कि जीवन का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो आपने नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए लिया। और नेगेटिव इमोशन हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं। आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जान नहीं पाई, और ऊपर से फिर आपकी लाइफ का एक गंदा वाला फेज यहाँ से शुरू होता है। इंसान अकेला हो ना, उसको इतना चिंता नहीं होता है, थोड़ा बहुत लो फील होता है दुनिया को देख के। लेकिन जब किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए अकेला फील हो रहा है, किसी से शादी कर लिए हैं, फिर भी वो अकेलापन खा रहा है, सामने वाला इंसान आपको वो फेमिनाइन एनर्जी नहीं फील करा रहा है आपको, वो खुद अपनी मेस्कुलिन पावर में नहीं है। क्योंकि जब इंसान अपनी मेस्कुलिन पावर में होता है तो फीमेल पार्टनर को बहुत सारा एक्सपोजर देता है, यहाँ घूमने चलते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करवाएगा, फील करवाएगा, क्योंकि उसको लगेगा ना कि शी इज़ माई पार्टनर, जिसका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ना एक कहावत है, जैसे कि आपने बनिया कम्युनिटी को देखा होगा ना, तो जो बनिया कम्युनिटी के लोग होते हैं जो ज्वेलरी बनाते हैं, आप कभी उनकी औरतों को देखना, बड़ी खूबसूरत होती है ना, वो बन ठन के रहती है हमेशा। पता है वो लोग क्या बोलते हैं, उनमें कहावत है कि हमारी जो फीमेल पार्टनर ना जितना सज धज के रहती है, जितना खुश रहती है, उतनी लक्ष्मी आती है घर में। तो हम जो घर की बहू है उसको लक्ष्मी का रूप मानते हैं, कि इसका खुश होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर फीमेल पार्टनर खुश नहीं है तो वो एनजाइटी में जाएगी, ओवर थिंकिंग में जाएगी, डिप्रेशन में जाएगी। अब हस्बैंड को एक ऐसी औरत के साथ रहना पड़ेगा जो डिप्रेशन में है, उसका भाग्य खराब होगा। अब हस्बैंड को ऐसी औरत के साथ एक छत के नीचे रहना पड़ेगा जो एनजाइटी में है, ओवर थिंकिंग में है। ठीक है। और अगर एक ऐसी औरत से आपकी संतान पैदा हो रही है तो वो कोई बहुत बड़ा भाग्य लेकर नहीं आ रही है, वो ब्लेसिंग लेकर नहीं आ रही है आपके परिवार में। यानी आपका पूरा कुल इस चीज को सफर करेगा, आपका पूरा फ्यूचर जनरेशन इस चीज को सफर करेगा। हो सकता है मदर के ट्रॉमा को बच्चा कैरी करे। तो हस्बैंड को, चाहे हस्बैंड हो इस केस में, चाहे वाइफ हो, अगर दूसरे वाला केस है, दोनों ही केसेस में क्या होना चाहिए कि भाई शादी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप अपने पार्टनर की इमोशनल और मेंटल हेल्थ को इतना सस्ते में नहीं आंक सकते। अगर वो बोल रहा है तो आपको सुनना चाहिए। तो अब जो आपने पेन फील किया है कि शादी में होते हुए भी अकेला फील करना, वो सबसे बड़ा बर्डन है। ऐसे वाला दर्द है जिसको आप बता भी नहीं सकते। क्योंकि सब बाहर से यही बोलेंगे, अरे ओवर थिंकिंग मत करो, सबके पति ऐसे ही होते हैं, सबकी पत्नियां ऐसी ही होती हैं, हमको अपना गृहस्थी बसाना है, अपना घर बसाना है, सब ऐसे ही बोलते हैं, आपकी बातों का मजाक ही बनाते हैं। बाहर के लोग तो छोड़ो, आपके जो खुद के हस्बैंड है वो भी ऐसा ही मजाक बनाते हैं। और जब घर में एक फीमेल पार्टनर है चाहे मेल पार्टनर है, उसको ये फील होने लग जाता है डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे ये फील हो रहा है कि मैं अकेली हूं और मेरा होना या ना होना सामने वाले के लिए मैटर ही नहीं कर रहा है,
तो अब उस इंसान के चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर उसको वही वाला प्यार, वो अटेंशन, वो केयर अगर कहीं बाहर से मिल रही है तो वो नेचुरली फ्लो करने लगता है उस चीज़ में। हाँ, सोसाइटी, बाहर के लोग बहुत जज करेंगे, बहुत जज भी करते हैं कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, आप शादी जैसे रिश्ते का अपमान कर रही हैं, आपको ऐसे बाहर रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। लोग जज करते हैं, लोग खराब भी बोलते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही कि जज नहीं करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लोग करते हैं, हो रहे हैं ना, हम चारों तरफ देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे कहने से घट जाएगा और मेरे कहने से बढ़ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। मैं कुछ भी बोलती रहूं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो देखो जो हो रहा है, क्या हो रहा है। समाज में रिश्तों से बाहर जाके लोग पार्टनर ढूंढ रहे हैं क्योंकि शायद घर में उनको वैल्यूएबल फील नहीं कराया जा रहा, घर में उनको वांटेड फील नहीं कराया जा रहा। तो इंसान अपनी इमोशनल नीड को फिर बाहर लेकर जाता है। लेकिन पता है क्या है, ये इंसान सेंसिटिव है। जो इमोशनल नीड जिसकी फुलफिल नहीं हो रही है, सेंसिटिव है, इसने ना तो बचपन में कुछ देखा है, बचपन में वो प्यार वाला इमोशन नहीं देखा, तो खालीपन है अंदर। उस बचपन में इसको कोई बताने वाला नहीं था सेल्फ लव क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है। ना स्कूल में बताते हैं, ना कॉलेज में बताते हैं, कहीं पे भी नहीं बताते, नॉलेज ही नहीं है ये वाली। तो अब उसको लगता है कि हाँ, जिस इंसान को मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला उसको तो और ज़्यादा क्रेविंग होती है वैलिडेशन के लिए, अटेंशन के लिए, प्यार के लिए। जिसने घर पे बहुत कलह कलेश बहुत 24 घंटे से यहाँ पे देखे हैं, उसको तो बाहर जाने की बहुत इच्छा होती है। तो जब वो इंसान ना शादी में प्यार ढूंढा वहां नहीं मिल रहा, रिलेशनशिप में प्यार ढूंढ रहा है वहां नहीं मिल रहा, ऊपर से बाहर वाली दुनिया की एक रियलिटी ये है, आप उस चीज को फील कर रहे हो, आपको प्यार की बहुत ज्यादा चाहत है, आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक डीएनए, बॉडी का छोटे से छोटा सेल प्यार चाह रहा है, एक्सेप्टेंस चाह रहा है, वैलिडेशन चाह रहा है। क्योंकि उसको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट तभी है, मैं अपने आप को इम्पोर्टेंट तभी फील करूंगी जब बाहर से लोग मुझे ये फील कराएं कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। उसको नहीं बताया किसी ने सेल्फ लव कुछ होता है, प्यार कुछ होता है। और जब आप घर से बाहर जा रहे हो, चार्जर में कनेक्ट कर सकती हूँ हाँ चार्ज को। हाँ हाँ हाँ, चार्जिंग में लगा लो, आप चार्जिंग में लगा लो आराम से। चार्ज ओके, हाँ। तो अब पता है क्या है, मैं आपको ना एक गंदी रियलिटी दिखाना चाहती हूँ। ये रियलिटी पता है क्या है, जब आप बाहर जा रहे हो ना, आप इमोशनली सेंसिटिव इंसान हो, आप ना सिर्फ एक एक्सेप्टेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको सुना जाए, आपको देखा जाए, आपको महसूस किया जाए। आपकी बहुत बेयर मिनिमम नीड है। एक उस रिश्ते को शर्म आनी चाहिए जहां पर इंसान आपकी बेयर मिनिमम नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक नीड होती है कि आपको सुना जाए, देखा जाए, आपको फील किया जाए। लेकिन जब आप बाहर जा रहे हो, चाहे शादी से बाहर कोई रिश्ता देख रहे हो, और मैं तो बोलूँगी शादी से बाहर भी नहीं, आजकल की दुनिया में बाहर जो रिलेशनशिप का जो हाल हुआ पड़ा है, नॉर्मल रिलेशनशिप जो चल रहे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। आज से कुछ टाइम पहले, लगभग सितंबर में अक्टूबर में, मेरे पास एक 1-to-1 केस आया, सेशन आया। उसमें एक लड़की एक लड़का रिलेशनशिप में है, दोनों प्यार कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी है, और 3 या 4 साल हो गए हैं रिश्ते को। ठीक है, ये बंदी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है और ये बंदा है। अब उस बंदे ने क्या किया, जानबूझ के इसके साथ लड़ाई किया, पता नहीं क्यों ऐसे जानबूझ के लड़ाई किया, बहाने वाने, क्योंकि इसको ना अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करनी थी लड़के को। तो लड़की को कुछ ना कुछ ब्रेकअप का बहाना तो देना ही था। तो इसके साथ ज़बरदस्ती इश्यूज क्रिएट किए कि ये है, वो है, ऐसा है, फलाना ढिमकाना, कुछ कुछ ऐसे करके, और इससे लड़ाई कर लिया और बोलचाल बंद कर दी। फिर इस लड़की को पता चला उसकी शादी है फलानी फलानी तारीख की, तो ये रोई धोई, लेकिन इसने कुछ किया नहीं। उस बंदे ने शादी कर ली। अब शादी करके 3-4 दिन के बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, वो आ गया, इसके पैरों में गिर गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को डोमिनेट कर लिया, उन्होंने मेरे मन में कुछ कुछ डाल दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। अब ये बंदी तो प्यार करती थी ना, 4 साल से रिलेशनशिप में है, तो इसका तो दिल पसीज गया।
ये तो फ्लो कर गई पूरा। ये बोली ठीक है, और बोला मैं इसको कुछ टाइम तक रहूंगा इस रिलेशनशिप में, शादी वाले में, फिर मैं फ्यूचर तुम्हारे साथ ही करूंगा वगैरह वगैरह, इसको कुछ बोला होगा। ये बोली ठीक है। अब उस बात को 3 या 4 साल हो गए हैं। ये बंदा इसके साथ आता है, वही छुप छुपके से मिलेगा, छुप छुप के मिलेगा, कमरे में या कहीं बाहर, और अपनी बंदी के साथ रह रहा है, अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, उसको गिफ्ट देना, उसको घुमाने जाना। कह रही है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको रियलाइज हुआ कि ये तो मुझे यूज कर रहा है, ये तो प्यार करता ही नहीं और कोई फ्यूचर नहीं है। और मैं इसको कुछ भी बोलती हूँ ऐसे बिहेव करेगा जैसे इसने सुना ही ना हो, ऐसे बिहेव करेगा, जवाब नहीं देगा। मैं सीधा कन्फ्रंट करूंगी, क्वेश्चन पूछूंगी। अब बोली उसने उस टाइम पे बोला कि मैं 3 महीने से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही हूँ, और अब मेरे को रिवेंज लेने का मन हो रहा है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं इसको उसके ऊपर पुलिस केस कर दूँ, मैं सोसाइटी में इसको एक्सपोज कर दूँ। ठीक है, मैं सबको बता दूँ इसका चेहरा कितना गंदा है, ये जो बीवी के सामने इतना अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, या समाज में रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड बनने का जो ये ढोंग कर रहा है। तो मैं पहले वो बहुत रोई, आधे घंटा तो वो रोई। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने उसको बोला कि भाई आपकी पहली प्रायोरिटी ना आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ होनी चाहिए। वो बोली नहीं, मैं मेरी इमोशनल और मेंटल हेल्थ तभी ठीक होगी जब मैं बदला ले लूंगी। तो मैंने मुझे पता है, मुझे भी ऐसा ही फील है, हाँ हाँ। एकदम सही से। तो क्या हुआ, मैंने उसको समझाया। हाँ हाँ, अच्छी मैंने उसको समझाया कि मैंने बोला बाबू कि 1 मिनट। हाँ, मैंने उसको बोला कि बाबू आप उनके घर गए, या तो उनकी बीवी को बताओगे या पुलिस केस करोगे। मान लो आपने पुलिस में केस कर दिया, सोसाइटी सबसे पहले आपको गंदा बोलेगी कि वो तो मैरिड इंसान है, वो तो शादीशुदा इंसान है, तुम कुंवारी लड़की हो, तुम सामने वाले का घर तोड़ रही हो। ठीक है, पुलिस वाले नहीं सुनेंगे। पहली बात, पुलिस वालों ने सुन भी लिया, केस भी कर दिया तुम्हारे कहने से, उसकी वाइफ तुम्हारे ऊपर केस कर देगी कि तुम तो धंधा करती हो, तुम लड़कों को फंसाती हो, और तुम्हारे पूरे कैरेक्टर को ही खराब कर देगी सोसाइटी में, तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं होगा, कल शादी नहीं कर पाओगी किसी से। यानी तो तुम्हारा पास्ट इतना गंदा हो जाएगा कि तुम अपने प्रेजेंट को, तुम्हारा पास्ट का बर्डन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो तुम्हारा प्रेजेंट है या फ्यूचर है वो पूरा खराब हो जाएगा। तो जितना छोटे में इसको फुल स्टॉप लगा सकती हो ना, जितना छोटा सोच कर समझ कर इसको फुल स्टॉप लगा सकती हो, उतना अच्छा है। अब पता है क्या होता है, जब आप किसी भी ऐसे रिश्ते में रहते हो ना, जब आप ज़्यादा प्यार करते हो, आप ज़्यादा वैल्यू करते हो, आपको फ्यूचर की चिंता होती है, आपको दुख होता है मेरे इस इंसान के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे इस इंसान के साथ फ्यूचर नहीं है। तो इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, आप समय के साथ खुद को खोते जा रहे हो, आप विद टाइम अपने आप को लूज करते जा रहे हो, आप खुद से दूर जा रहे हो। आप ना, आप अपने लिए वरीड नहीं हो। दिमाग आपका, सोच के देखिए, दिमाग आपका, मन आपका, आत्मा आपकी, और आप लगातार सोच रहे हो सामने वाले इंसान के बारे में, आपके दिमाग में आपके लिए थॉट नहीं आ रहे हैं, आपके दिमाग में अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए थॉट्स नहीं आ रहे हैं। आप लगातार पागल हुए पड़े हो किसी और इंसान के लिए। यानी ऐसे बोलते हैं ना, यूरोपियन जो वेस्टर्न मूवीज होती हैं, इंग्लिश मूवीज होती हैं, तो बोलते हैं अरे सामने वाली में भूत आ गया है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको पोजेस कर लिया है, भूत पोजेस कर लिया है। अब हमको जिंदा आदमी ने पोजेस कर लिया है। हम अब हाँ हाँ, तो हमको जिंदा इंसान ने पोजेस कर लिया है। तो ये हमारा सबसे बड़ा लॉस होता है। सबसे बड़ा क्या लॉस है? बहुत हाँ बहुत चिंता। हाँ, तो सबसे बड़ा लॉस क्या है कि हम अब अपने बारे में नहीं सोच पा रहे, अब हम अपने बारे में फील नहीं कर पा रहे। हमको लाइफ में 5 साल के बाद क्या करना है, हमको लाइफ में 10 साल के बाद क्या करना है। यानी ये आप हो ना, आपका अपने साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, आपका अपने साथ, आप अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो, लेकिन दुर्भाग्य से आपका अपने ही साथ कोई संबंध नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, आपने खुद को लूज कर दिया, और ऊपर से आपके अंदर है ना बहुत सारा गिल्ट है पास्ट को लेकर, कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा गलती क्यों हुआ मेरे से, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप हर्ट हुए हो। आपने उस रिश्ते को भगवान का दर्जा दिया, हर हर चीज को, अपने रिलेशनशिप को भगवान का दर्जा दिया, अपने हस्बैंड को भगवान का दर्जा दिया, लेकिन अल्टीमेटली आप तो खाली ही रह गए, अंदर मन में घाव ही रह गए।
कुछ था ही नहीं जो बिल्कुल शीतल गंगा जल के जैसा मन पे लगे और आत्मा को, मन को तृप्ति मिले। तो अभी आपको सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड को, जो आपके अंदर का इंसान है ना, जो 5 साल का था, 7 साल का था, 6 साल का था, 10 साल का था, जिसने सिर्फ लड़ाइयाँ देखी, कॉन्फ्लिक्ट देखी, नेगेटिविटी देखी, एक तो उसको गले लगाने की ज़रूरत है। आप ना वो अभी वो दब गई हैं वो चीज़ें, लेकिन आपके मन में बार बार उभर के आती हैं कि मैं इतनी अनलक्की क्यों हूँ। पहले इतने खराब मम्मी मम्मी पापा का माहौल मिला, अब इतना सूना साना सा, इतना खराब सा ये मैरिड लाइफ मिला। ठीक है, सिर्फ धोखा मिल रहा है, सिर्फ बर्डन मिल रहा है, कुछ है ही नहीं अच्छा जिसको सुबह उठकर जीने का मन करे, सुबह उठकर बिस्तर से खड़ा होने का मन करे कि कोई काम करना है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है। तो पता है क्या है, अपने साथ आपका अपने साथ रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया है, मर गया है। आपका अपने साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो सबसे पहले, इवन आपके मन में अपनी मम्मा को लेकर भी बहुत गुस्सा है, अपनी मदर के बिहेवियर को लेकर भी बहुत गुस्सा है आपको। मैं आपको पॉइंट बताती हूँ जिन पे आपको काम करना है, जिसकी वजह से आप इस डिप्रेशन से, गोलियों से बाहर आ पाओगी। आपको ना आपके मन को ऐसा बनाना है ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। वो कैसे करना है बाद में बताऊंगी। आपके मन में ना अपने मदर और फादर को लेकर कोई गिले शिकवे नाराजगी नहीं होनी चाहिए, वो निकालना है आपको। आपके मन में जो भी भरा पड़ा है ना अपनी मम्मी के खिलाफ, पापा के खिलाफ, घर के माहौल के खिलाफ, वो निकालो आप। वो आपको ऐसे सेल्फ टॉक करनी है, ऐसे खुद को लेटर लिखने हैं, ऐसे मेडिटेशन करना है। आपको ना अपने आप को एक नया एक्सपोजर देना है। वो कैसे होगा वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी आपको, पहले जो करना है। क्योंकि जब तक आपके मन में से ना ये मम्मी पापा, घर परिवार, बचपन का जो बहुत बर्डन है, बहुत नेगेटिव चीजें हैं, जो डर आपके मन में बसा हुआ है, क्योंकि डर को बार बार प्रैक्टिस किया है आपने, एंजाइटी को और डर को अननोविंगली, अनकॉन्शियसली बहुत प्रैक्टिस किया है। इसको आपको अपने मन से बाहर निकालना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो आपकी रिलेशनशिप की दुनिया रही है, जिन लोगों को देखकर आपको रिवेंज लेने का मन हो रहा है, जिन लोगों को देखकर आपको बहुत हर्ट हो रहा है, आपको आराम आराम से इस लेवल पे आना है कि आप इनको फॉरगिव कर पाओ। इनको इसलिए माफ़ नहीं करना है क्योंकि ये अच्छे या गंदे लोग हैं, हमको इसलिए माफ़ करना है कि हमारे अंदर से ये मेमोरी जाए। अब जैसे कि ये फ़ोन है हमारा, इस फ़ोन में स्पेस होता है ना, 15 GB का, 28 GB का, 68 GB का स्पेस होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डाउनलोड करके रखी हैं। तो ज़्यादा डाउनलोड हो जाता है तो ये हैंग हो जाता है ना, मतलब पूरा सिस्टम, अगर फ़ोन पूरा भर गया, स्पेस ही नहीं है, हैंग हो जाता है, कहीं कहीं पे फ़ोन मिलने लग जाता है। ऐसा ही है ना, अभी आप अंदर से ना बहुत डेटा है आपके पास, अंदर बहुत दर्द वाली कहानियां हैं, अंदर बहुत पेन है, गिल्ट है, गुस्सा है, नाराज़गी है, बदला लेने का भाव है। जित इमोशन, हमारे जो इमोशन होते हैं ना वो मैग्नेट होते हैं। इमोशन चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह काम करते हैं। जिस इमोशन को हम अंदर से फील करते हैं ना, वही इमोशन हम बाहर से अट्रैक्ट करते हैं। घर पे कियोस वाला माहौल था, उसी में आप बड़े हुए, वही आपका ओरा था, वही आपकी एनर्जी थी। बाहर से भी आपने कियोस ही अट्रैक्ट किया। रिलेशनशिप सारे ऐसे ही थे जहाँ पे आपको वैलिडेशन नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा, बेसिक रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जो बेसिक रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि घर में भी तो नहीं मिली आपको। वही हमारा एनर्जी बन गया, वही हमारा ओरा बन गया। तो सेम केस में इवन जो आपका रिलेशनशिप का हिस्ट्री भी रहा है, उस रिलेशनशिप हिस्ट्री में भी हम किसी से बदला नहीं ले सकते। वो ऊपर वाला देखेगा, इनका कर्म देखेगा, इनका कार्मिक अकाउंट देखेगा, हम कोई नहीं है। ठीक है, हमको अपना भाग्य सही बनाना है। और हमारा भाग्य कैसे सही बनेगा, जब हम अपने मन के बोझ को उतार के फेंक देंगे। जब तक हमारे मन में बोझ रहेगा, हम किसी काम के इंसान नहीं है। इसीलिए आपको राइट इमोशंस को प्रैक्टिस करना है। राइट इमोशन कैसे, जैसे कि आपको ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में जाना। अभी भी आपके पास बहुत कुछ है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। मैं इतने 1-to-1 सेशन करती हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको फिजिकल कुछ काम नहीं कर रहा है, शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है, या बचपन में कुछ बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो गए, ठीक है, या घर में इतना टॉक्सिक माहौल रहा कि इतना बॉडी में एंजाइटी आ गया, इतने पैनिक अटैक्स आ गए हैं कि अब वो बाहर करियर, पढ़ाई लिखाई जैसा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बहुत वजन बढ़ गया है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, वो बोलेंगे हम रिश्तेदारों के घर नहीं जा सकते। रीज़न क्या है, इधर इज बहुत स्वीट, बहुत प्यारी सी बच्ची है, एज कुछ है ही नहीं उसकी, बहुत ही यंग एज में है,
लेकिन कह रही है कि बिकॉज ऑफ इमोशनल इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज हो गए हैं, तो उनको अपने फेस पे बाल आ गए हैं उनकी। कहती है मेरा ब्यूटी खराब हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप अपने आप से कुछ भी बात करो, लेकिन आप अपने आप को वैलिड रीजन दो कि मैं कब तक ये कटोरा लेके घूमती रहूंगी, मुझे प्यार दो, मुझे वैलिडेशन दो, मुझे अटेंशन दो। ये कटोरा लेके मैं कब तक घूमूंगी? मैं क्या एक, चलो एक हफ्ता घूम लूंगी, चलो एक महीना घूम लूंगी, चलो एक साल घूम लूंगी, क्या मैं अगले 10 साल ये सब कर पाऊंगी? ऐसे तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर मैं अगले 10 साल भी यही करती रही, अगले 20 साल यही करती रही। कभी तो एक ऐसा टाइम आपको बुलाना पड़ेगा जब आप अपने साथ रिलेशनशिप बनाओ। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत मेरे 1-to-1 सेशन हो रहे हैं जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि पढ़ाई का प्रेशर है, फ्यूचर कैसा होगा उसकी एंजाइटी है, तो किताबों को बंद करके पोर्न वीडियोस देखने चले जाते हैं, मास्टरबेट करने चले जाते हैं, और पूरा पूरा दिन। और अब उस वजह से बीपी लो हो गया है, अब उसकी वजह से वीकनेस आ गया है, और ऊपर से गिल्ट आता है कि मैं इस तरह की एक्टिविटीज में क्यों अपने आप को डालती हूँ। ठीक है, अब रीजन क्या है, मैं आपको रीजन बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, हम सब लोगों के शरीर में एक फैक्ट्री होती है, वो फैक्ट्री क्या करती है, गुड हार्मोन बनाती है, हैप्पी हार्मोन। ठीक है, उससे हमारा शरीर चलता है। वही हैप्पी हार्मोन आपके शरीर का पेट्रोल होता है। ठीक है, अब जो आप दवाइयाँ खा रहे हो ना बाहर से, जिसको डिप्रेशन की दवाई बोल देती है, कुछ नहीं, ये हैप्पी हार्मोन होते हैं जो हम बाहर से खा रहे होते हैं। हमारी जो फैक्ट्री है ना हैप्पी हार्मोन बनाने की, वो बंद हो गई है। हमने इतना ओवर थिंकिंग कर लिया है, हमने इतनी एंजाइटी पाल रही है, हम या तो फोन में स्क्रॉल कर रहे हैं, नेचर से बिल्कुल दूर हो गए ना, हम फिजिकल वॉक करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं ना, कोई घर के काम मन लगा के करते हैं। मतलब जिस चीज में भी फिजिकल एफर्ट लग रहे हैं उस चीज से हमारा दिमाग ही खराब हो रहा है। तो अभी क्या होता है ना, हमारे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन बनाने की फैक्ट्री है, हैप्पी हार्मोन बेसिकली 4 मोटे मोटे हार्मोन होते हैं जिसको हम डोज बोलते हैं। डी फॉर डोपामिन होता है, पोर्न वीडियो देखते हैं तो डोपामिन मिलता है। ठीक है, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन होता है, जब हमको कोई हक करे, इवन हम अपने डॉगी को भी हक करेंगे ना तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, कोई हमको वैसे प्यार से हक करे। सेरोटोनिन बहुत रिलैक्सिंग हार्मोन होता है। एंडोर्फिन, बड़ा मजा आता है। यानी जो आपकी फैक्ट्री है ना खुद की, जो हैप्पी हार्मोन बनाएगी वो बंद हो चुकी, ताला लग गया उसके ऊपर। क्योंकि ना तो बचपन में कोई प्यार मिला, फ्यूचर में उम्मीद थी वो भी अब ऐसे निराशा नजर आ रही है, अंधेरा नजर आ रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो फैक्ट्री बंद हो गई, अब लोग बाहर से दवाइयाँ खा रहे हैं हैप्पी हार्मोन वाली। लेकिन वो तो बाहर जब तक खाओगे जब तक ही आपके ऊपर असर रहेगा, वरना गोलियों के गुलाम हो जाओगे। आपको अपनी फैक्ट्री को जिंदा करना पड़ेगा। और फैक्ट्री कैसे जिंदा होगी? जब आप खुद को ये बोलो कि फिलहाल ना मुझे मेरे लिए वो करना है जो ज़रूरी है। फिलहाल मुझे फील तो गंदा हो रहा है, मुझे फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं पार्क में जाऊं, मैं आधा घंटा वॉक करके आऊं, या मैं इवनिंग में वॉक करूं, या मैं बहुत अच्छा खाना खाऊं। मतलब जो नॉर्मल खाना खा रही वो नहीं, एक अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट दूं कि मुझे अच्छा खाना खाना है। ठीक है, तो जब आप है ना खुद को ये बोलोगे मुझे वो करना है जो मेरे लिए फिलहाल इस कंडीशन में सही है, मुझे वो नहीं करना है जो मुझे फील हो रहा है। ठीक है, मतलब आपको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाना है कि मुझे एक वॉक करनी है सुबह या शाम, आधा घंटा पौना घंटा अपने लिए निकालना ही निकालना है। बेशक से मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पता है मेरी हेल्थ के लिए और मेरी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। मुझे ना ज़्यादा ये तला हुआ भुना हुआ तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वेट है और मुझे और मोटा होना नहीं है। तो और मुझे अपने आप को हेल्दी भी बनाना है, तो मुझे ना समहाउ अपनी डाइट पे भी काम करना है। यानी इस वाले दिमाग में जहाँ लगातार किस चीज़ के थॉट चल रहे थे, किसी इंसान के थॉट चल रहे थे, अब इस वाले दिमाग में हम कौन से थॉट चला रहे हैं? इस वाले दिमाग में हम थॉट चला रहे हैं मुझे कैसा खाना खाना चाहिए, इससे मेरी बॉडी कैसे अच्छी बनेगी, इससे आपको अच्छा फील होगा, आपको अंदर से हीलिंग वाली एनर्जी फील होगी। मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे खाना खाना है, और फिलहाल जो भी आपकी हैबिट है, चाहे वो कोई पॉर्न कंटेंट है या कुछ और भी है, आप उसको ना अभी गिल्ट वाली नज़र से मत देखो। उसको छोड़ना नहीं है, मैं ये नहीं कह रही उसको छोड़ दो, अचानक से कोई नहीं छोड़ सकता। ठीक है, क्योंकि अभी वो पोर्न देखने से आपको डोपामिन मिल रहा है, आपको पूरी जिंदगी तो बोर बोर लग रही है, पूरी जिंदगी तो नेगेटिव लग रही है। लेकिन जब आप वो पोर्न वीडियो देखने जा रहे हो तो आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, आपको आपको ना रिलैक्स वाली फीलिंग आ रही है, तो वो आपके लिए डोपामिन वाला काम कर रही है। तो सबसे पहले अपना एटीट्यूड बदलो। लॉन्ग टर्म में तो हमको छोड़ना है, लॉन्ग टर्म में अगले 6 महीने में, साल भर में हमें इसको, इस आदत को छोड़ देना है। लेकिन इस आदत को अभी अचानक से अपना दुश्मन नहीं बनाना है। क्या बोलना है
कि ये तो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है, यानी ये मेरा टूल है। जब मेरे को कोई भी नहीं संभाल पा रहा है तो मेरी दवाइयाँ मेरे को संभाल रही हैं। जब कुछ भी मुझे अच्छा फील नहीं करा पा रहा है तो ये पोर्न वीडियो मेरे को कहीं ना कहीं एक रिलैक्स वाली फीलिंग दे रही है। तो इस चीज़ को गिल्ट नज़र से देखना बंद करो, गिल्ट मत लो इस चीज़ से। और जैसे जैसे आप अपने साथ टाइम बिताना शुरू करोगे ना, आराम आराम से होगा, अचानक से कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे आप आराम आराम से ना अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप खुद को लेटर लिख रहे हो। कल भी रात में हमने सेशन में एक लेटर लिखवाया था। ऐसे ही हम लगातार सेशंस में अपने लेटर्स लिखवा रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं। अगर सेशन का पार्ट नहीं बन सकते तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी अपलोड होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं, सेशन का पार्ट नहीं भी बन सकते हो तो आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। अपनी चीज़ों को आपको बर्डन नहीं बनाना है। अपनी इस जो आपको जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपका गिल्ट का रीज़न बन गया है। आपकी मदर आपको इरिटेशन वाली फीलिंग दे रही है। आराम आराम से आपको ना अपनी मदर से रिलेटेड जो भी इमोशनल चार्ज है उसको कम करना है, ठीक है? क्योंकि अभी ना आपका पूरा मन दुख से भरा हुआ है। पति का दिया हुआ दुख, रिश्ते का मिला हुआ दुख, मम्मी का मिला हुआ दुख, परिवार का मिला हुआ दुख, ठीक है? ऊपर से एक नॉर्मल लाइफ ना जी पाने का दुख कि सबके बच्चे हैं, एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं। आपके पास तो गवर्नमेंट जॉब भी थी, वो भी सोचते होगे क्यों ही छोड़ी मैंने, वो जॉब होती तो मेरा करियर और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ऐसे ना जब हम नेगेटिव माहौल में होते हैं हम डिसीजन भी सारे ऐसे ही लेते हैं। हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म में सोच ही नहीं पाते। आज के 5 साल के बाद क्या आज के 10 साल के बाद वो हम सोच ही नहीं पाते। इतनी स्टेबिलिटी होती ही नहीं है, इतना स्टेबल इन्वायरमेंट ही नहीं होता है। तो अभी ना आपको ना ये आपके अंदर का बच्चा है, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी है कि मैं अपने अंदर वाले इंसान की जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं उसके साथ हूँ। अचानक से कुछ ठीक नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है ना कि ऐसे कोई अफर्मेशन मिल जाए, आपको कुछ ऐसा बाहर से कोई सेशन में कुछ बता दे कि अचानक से आप ठीक कर जाओ, आपको बार बार खुद को चूज करना है। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप खुद को चूज करो कि मेरी नींद ज़रूरी है, मेरा खाना ज़रूरी है, मुझे खुद को प्यार देना है, या आप अपने पुराने वाले पैटर्न में चले जाओ। बाहर से प्यार मांगना है, बाहर से अटेंशन मांगनी है, बाहर से वैलिडेशन मांगना है, मम्मी पे गुस्सा करना है, अपने आप को गिल्टी फील कराना है, अपने आप को फील कराना है मैं कितनी अनलकी हूँ। या तो आप अपनी एनर्जी यहाँ लगा दो, या आप अपनी एनर्जी यहाँ लगाओ कि हाँ मैं ज़ीरो से शुरू कर रही हूँ, आज तक मैंने खुद को प्यार नहीं किया, सेल्फ लव नहीं किया, मैंने अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाई। हर जो इंसान मेरे को जो भी एनर्जी देता है उसी एनर्जी को मैं फील करने लग जाती हूँ, अपने मन में जगह दे देती हूँ। कोई इंसान मुझे कुछ भी बोल रहा है उसको मैं सच मान लेती हूँ, अपने मन में रख देती हूँ। नहीं, अब आपके पास ये दो ऑप्शन है कि आप अपनी बाउंड्रीज बनाओ। वो अब आप विद टाइम सीखते हो, अचानक से नहीं बना पाओगे। क्योंकि अभी तो शायद ये बाउंड्री पहला वर्ड होगा जो आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि बाउंड्री बनाना भी कुछ होता है। लेकिन इन दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको बार बार खुद को चूज करना पड़ेगा कि मेरा खाना, मेरी नींद, मेरी पढ़ाई, मेरी वॉक। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बेबी स्टेप, बेबी स्टेप। अब मैं बोल रही हूँ आप टारगेट रखो कि आपको विद इन 6 मंथ या विद इन 1 ईयर इस एडिक्शन को छोड़ना है। अभी तो आप सोचो भी मत मुझे एडिक्शन को सोचना छोड़ना है, क्योंकि इसको भी छोड़ दोगे तो आपको लाइफ में पॉजिटिव कौन सी चीज़ फील कराएगी। फिलहाल कम से कम यहाँ से डोपामिन तो आपको मिल रहा है, आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए मिल रहा है। तो अब ना आप इस फैक्ट्री को खोलने की कोशिश करो कि ऐसा मैं अपनी डेली लाइफ में क्या कर सकती हूँ जो मुझे अपने बारे में अच्छा फील कराए। छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढो, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। आपका कोई पसंद का खाना हो सकता है, आपकी कोई आपने जिम किया हुआ है तो आपको फिजिकल फिटनेस का आदत है, तो आप चाहे जिम ज्वाइन करो, चाहे आप नॉर्मल योगा मेडिटेशन करो, पोजेस जो होते हैं वो करो। यानी आपको समहाउ कोशिश करनी है अपने आप को खुश रखने की। दो ऑप्शंस हैं आपके पास। डेली इस बात को दिमाग में रखना, हर दिन जब आप सुबह उठ रहे हो, हर दिन जब आप सुबह उठ रहे हो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उसी वाली लाइफ में वापस चले जाओ, ऐसा ही नॉर्मली उठो, ऐसा ही मुंह लटकाए हुए 2-4 काम करो, लोगों को गाली दो, मन ही मन मम्मी को कोसो, अपनी लाइफ को कोसो, अपने आप को अनलकी फील करो। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई मेरे को लगभग 10-15 साल हो गई है, मैं इस नेगेटिविटी में लगातार जी रही हूँ, अब मैं इसमें नहीं जी सकती हूँ, तो अब मुझे बार बार खुद को चूज करना है। तो अब मैं अपने दिन की शुरुआत नए तरीके से कैसे करूं, कैसे मैं सुबह उठ के गर्म गिलास पानी का पी सकती हूँ, कैसे मैं अपनी पसंद की चाय आराम से चेयर पे बैठ के आराम से अपना कोई फेवरेट शो, फेवरेट गाना करते हुए देख सकती हूँ। अपने आप को 1 साल का समय दो।
इस 1 साल में मुझे कहीं नहीं भागना है, ना मुझे अचानक से कोई करियर बनाना है, ना मुझे अचानक से कोई प्यार करने वाला बंदा चाहिए, ना मुझे मम्मी पापा, मुझे बाहर किसी को फिक्स नहीं करना। अभी ना हमारे मन में पता है क्या चाहत होती है, काश मेरा हस्बैंड सही हो जाए, काश मेरी मम्मी सही हो जाए, काश बाहर वाला इंसान मेरी वैल्यू को समझ ले, मुझे प्यार करने लग जाए। यानी हम ना बाहर की सभी चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, और वो हो नहीं पाता, वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं। तो हर सुबह जब आप उठ रहे हो ना, तो आप खुद को बोलो कि आपके पास दो ऑप्शन है, पुरानी वाली जिंदगी जीने का, आज का जो दिन है वो पुराने तरीके से जियोगे कि नए तरीके से जियोगे। आपकी लाइफ में कम से कम 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी होनी ही होनी चाहिए। ये शरीर बैठने के लिए लेटने के लिए नहीं बना है, ये काम करने के लिए बना है। 1 घंटा कुछ भी करो, फिजिकली एक्टिव होना ही होना है। अगर कोई जिम ज्वाइन कर लो तो और बढ़िया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपके मन में जो इमोशनल लाइफ है ना, आपकी इमोशनल लाइफ है, रिलेशनशिप वाली लाइफ है, वहां पे ना बहुत नेगेटिविटी है। आप है ना अपने अकेलेपन को बाहर के प्यार से भरना चाहते हो। आपको अपने अपने अंदर के अकेलेपन को अपने ही प्यार से भरना है। खुद के लिए, मतलब आपको ना खुद के लिए ना थोड़ी सी एक तवज्जो लानी पड़ेगी कि मैं क्यों किसी से प्यार मांगू, मैं किसी के मैसेज का, किसी की कॉल का क्यों वेट करूं। ठीक है, वो आपको खुद को बोलना पड़ेगा, और एक बार बोलने से काम नहीं चलेगा, 2 बार बोलने से काम नहीं चलेगा, हो सकता है 100 बार बोलने से भी काम ना चले। लेकिन जब एक बार ये अंदर वाला सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को पकड़ लेगा, तो वो उसके ऊपर एक्शन भी लेने लग जाएगा। देखो, हम यहाँ पे किसी टेम्पररी चीज की बात नहीं कर रहे, हम आपकी लाइफ को ठीक करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल आपका किडनी बीमार नहीं हुआ है, आपका लीवर बीमार नहीं हुआ, आपका लाइफ बीमार हो गया है। किसी को टीबी भी होता है ना, टीबी हो गया, उसका 6 महीने का इलाज होता है टीबी का। 6 महीने लगातार एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, 4-4 गोलियां, 6-6 गोलियां। आपका लाइफ बीमार हो गया है, आपका लाइफ जीने का मन नहीं कर रहा, आप सुसाइडल हो रहे हो, आपको बाहर से हैप्पी हार्मोन लेने पड़ रहे हैं, तो आपका लाइफ बीमार है। तो आप ना खुद को ये मत बोलना कि मुझे 6 महीने में कुछ भी ठीक करना है या साल भर में ठीक करना है। अगर आपका जिंदगी 2 साल में भी ठीक हो सकता है ना, और वो तो जब आप ठीक करोगे तो आराम आराम से पॉजिटिव फील करना डेली बेसिस पे आ जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, फिर आपको चेंज नजर आने लगेंगे कि अब लाइफ में मजा आ रहा है, अब आपके बर्डन कम हो रही है। आपको ना अपने साथ ना बहुत छोटे बच्चों वाली अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। जैसे बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो 1 साल सिर्फ ABCD सिखाते हैं, फिर उसको जो वर्ड्स हैं वो सिखाते हैं। ठीक है, कि C4 कैट होता है, CAT कैट हो गया, फिर वो बड़ी क्लास में जाता है तो पैराग्राफ पढ़ता है, आंसर राइटिंग करता है। ऐसे ही ना आपको ना अपने आप को गोद लेना पड़ेगा। आपके पास बच्चा नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को अपना बच्चा मानना पड़ेगा। सोच के देखो कि आपकी ही एक कोई बेटी है जो 18 साल की है, 17 साल की है, 20 साल की है, और उसकी लाइफ में ये सब चल रहा है। तो अब आप उसको कैसे हेल्प करोगे? क्योंकि बाहर के लोग है ना, हम बाहर के लोगों की बातों को एज इट इज अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी ने आई लव यू बोल दिया तो वो सच में आई लव यू मीन करता होगा, उसका मतलब होगा नहीं। टाइम पास वाली दुनिया है, हमको नहीं पता कौन लोग सिर्फ अपना टाइम पास के लिए आपको यूज कर रहे हैं। आपने तो अपने इमोशन लगा दिए वहां पे, सामने वाला कैजुअल एनर्जी में। ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला प्रधानमंत्री है, उसके पास टाइम ही नहीं है कॉल करने के लिए, बात करने के लिए। नहीं, बस वो आपको उतना वैल्यू नहीं दे रहा, वो आपको टाइम पास वाली चीज मान रहा है। तो आपको ना अपनी वैल्यू अपनी नजर में बनानी पड़ेगी, और वो ना एक दिन से नहीं होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। क्योंकि पहले मैं ये बार बार नहीं बोलती थी, फिर लोग इम्पेशेंट हो जाते थे, फिर बार बार सेशन में पूछने आ रहे हैं कि मैम असर नजर नहीं आ रहा, असर नजर नहीं आ रहा। भाई तुम तो एक नर्सरी क्लास के बच्चे के ऊपर डंडा लेके खड़ा हो गए हो कि इसको ABCD याद नहीं हो रहा, ABCD याद नहीं हो रहा, ये पैराग्राफ क्यों नहीं पढ़ रहा। अभी वो नर्सरी क्लास में है, अभी वो ABCD लिखना ही सीखेगा। उसको महीना, 2 महीना, 4 महीना लगेगा उस लेवल पे जाने में। उसको सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास कवर करना पड़ेगा। जब वो छठी कक्षा में आएगा, जब वो चीज़ों को पढ़ पाएगा, पूरे के पूरे पैराग्राफ है। तो आप भी ना अपने ऊपर डंडा लेके मत खड़ा होना कि मुझे 1 हफ्ते में ठीक होना है कि 1 महीने में ठीक होना है। आपने जर्नी शुरू कर दी ना, आपकी जर्नी जीरो से शुरू नहीं हो रही है। जो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, जो लाइफ में बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपकी जिंदगी जीरो से नहीं। ये जैसे कि हमारे पास स्केल है ना, स्कूल में फुट्टा होता था, स्केल होता था, तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, बीच में पॉजिटिव होता है, फिर आगे जाके पॉजिटिव होता है। आप नेगेटिव से शुरू कर रहे हो, आप ऑलरेडी बहुत नेगेटिव इमोशन में हो। एफर्ट करोगे, एफर्ट करोगे, आराम आराम से जीरो पे आओगे, फिर और लगातार एफर्ट करोगे, तब आपको पॉजिटिव फील होना शुरू होगा। तो आपको बार बार खुद को चूज करना है। जितना सिंपल बना सकते हो उतना सिंपल बनाओ
कि अगले एक हफ्ते में मैं सुबह इतने बजे उठूंगी, मैं वॉक करने जाऊंगी, मैं अच्छा खाना खाऊंगी, मैं कुछ अच्छी अपनी पसंद की चीज़ें करूंगी, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सोसाइटी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई परफेक्ट लाइफ जी रहे तो जीता रहे, मेरे मेरे को क्या है, कोई मेरे को पॉकेट मनी थोड़ी दे रहा है, तो मैं दूसरे की हैप्पी वाली लाइफ का लोड अपने ऊपर क्यों लूँ। लेकिन लोग पता है क्या करते हैं, अपने आप को और गिल्टी फील करने लग जाते हैं कि दूसरे वाली की लाइफ तो इतनी सेटल चल रही है, उसका हस्बैंड इतना बढ़िया है, उसका बच्चा है, उसका करियर है, जबकि आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, आपने ये चीज़ें करके छोड़ दी, प्राइवेट नौकरी करके छोड़ दिया, गवर्नमेंट नौकरी करके छोड़ दिया। आपके लिए दोबारा से करियर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी आपका अंदर वाला बच्चा बहुत कियोस में है, बहुत नेगेटिविटी में है, आपको उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा। पहले उसको नेगेटिविटी से जीरो में लेकर आएंगे, न्यूट्रलिटी में, और न्यूट्रल से उसको हम पॉजिटिव डोमेन में लेकर जाएंगे। अब ये काम या तो आप खुद कर सकते हैं कि कैसे आप अपना रूटीन बनाओगे, कैसे आप अपनी चीज़ों को, अपनी एनर्जी को मेंटेन करोगे, कैसे आप खुद को कोई लेटर लिखोगे, आप कोई सेल्फ टॉक करोगे, आप मेडिटेशन में जाओगे, या तो ये काम आप खुद करो, बहुत बढ़िया बात है। वरना जो लोग खुद नहीं कर पाते हैं, फिर उनको हम ये सपोर्ट सिस्टम देते हैं हीलिंग और मेडिटेशन बैच का, कि हम डेली बेसिस पे 9:30 से 11 मिलेंगे। हम डेली बेसिस पे सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, इमोशनली अपने आप को कैसे ठीक करें, कैसे हम खुद को प्यार करें, हम सेल्फ टॉक करना कैसे सीखें, खुद को लेटर कैसे लिखें, मेडिटेशन कैसे करें। हर लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसमें हमारा भी कोई ना कोई आंसर मिल जाता है, तो आराम आराम से आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में जाने लगती है। फिर आपके मन में उस इंसान से रिलेटेड थॉट थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, पहले इंटेंसिटी कम होगी, फिर थॉट कम हो जाएंगे, आपके दिमाग में आपके थॉट आएंगे। अभी आप करियर पे कैसे फोकस करोगे, आपकी एनर्जी इतनी नेगेटिव है, आप अच्छा ही फील नहीं कर रहे हो। करियर बनाने के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है, आपके पास एनर्जी ही नहीं है। तो अभी करियर जरूरी नहीं है, फिलहाल अपने अंदर वाले बच्चे को प्रोटेक्ट करना और उसको हील करना जरूरी है। एक बार आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, और अपने आप को ना छोटे बच्चे की तरह देखो, जब आप बचपन में 7 साल के थे, 8 साल के थे, 10 साल के थे। देखा आप कैसे दिखते थे बचपन में। अब देखो इसके शरीर पे बहुत घाव है, मम्मी पापा की लड़ाइयों के घाव है, फाइनेंशियल इश्यूज के घाव है, अंदर कितना अकेलापन है, लोग घमंडी बोल रहे हैं, स्कूल में फ्रेंड नहीं बन रही हैं। देखो हर जगह से शायद लहू बह रहा है, घाव है, कुछ घाव तो शायद सड़ गए हैं। अब आप उसको थोड़ा बड़ा महसूस करो, जो वो अपने 20 ईयर्स में है, 23 ईयर में है, 24 में है, देखो जहाँ रिलेशनशिप में ये अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही है, घाव है इसके मन में, ये सिर्फ जी रही है कैसे ना कैसे गुजारा करके, जिंदा है बस, ये बहुत बड़ी बात है कि ये जिंदा है। जिस इंसान के हाथ पे, पैरों पे, पूरे शरीर पे इतने घाव हैं, ब्लीडिंग हो रही है एक तरीके से, वो इंसान बस कुछ तरीके से जिंदा रह गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अभी आपने उसके ऊपर बर्डन डाला हुआ है 1 नंबर का करियर बनाने का। आपको लगता है इसके पास इतनी एनर्जी है? इसके घाव को ठीक होने में टाइम लगेगा, और आपको वो माहौल देना है इसको ठीक होने का। जब इसके घाव भर जाएंगे ना, ये खून रुक जाएगा, घाव सूख जाएगा और ये हील हो जाएगा, तब इसके पास एनर्जी होगी करियर में लगाने के लिए। अभी तो ये खुद लहूलुहान है, और आप उसके ऊपर बर्डन डाले हुए हैं करियर बनाने का। जितना टाइम, एनर्जी, प्यार, रिस्पेक्ट बाहर बांटा है ना ऐसे, वो सारा खुद को देना है, तभी आप इस वाली स्टेज से बाहर निकल पाओगे। अदरवाइज आपकी मर्जी है, चाहे 6 महीने ऐसे ही जिंदा रह लो, चाहे अगला 1 साल ऐसे काट लो, चाहे अगले 5 साल ऐसे काट लो। टाइम के साथ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, टाइम के साथ चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, आप बिल्कुल यहाँ तक भर जाते हो, और फिर लोग सुसाइड कर लेते हैं जब लोगों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी बदलेगी ही नहीं। कोई सुसाइड क्यों करता है? इसीलिए तो कर रहा है ना, उसको यकीन हो गया मैं कुछ भी कर लूँ मेरी लाइफ नहीं बदलेगी। अगर उसको 1% भी होप नज़र आ जाए ना, 1% भी उसको उम्मीद मिल जाए कि वो ज़िंदगी जी सकती है, जी सकता है, तो वो नहीं मरेगा। कोई नहीं मरना चाहता। तो अब आपको खुद को बोलना है, और अब आपको ना खुद को ऐसे ट्रीट नहीं करना कि मैं न्यारू हूँ। आपको अपने आप को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना है कि मैं अपना 4 साल का बच्चा हूँ। आज लेटर लिख दो कि मैं खुद को गोद ले रही हूँ। ऐसे काम नहीं चले। तो पता नहीं। क्या?
लेटर कैसे लिखते हैं मुझे पता नहीं। वो आप 2-4 लेटर लिख लोगे ना तब समझ में आएगा। कैसे मैंने खुद को मैं लिख लूं कैसे कि मैं ऐसा हूँ कि तुम ऐसा करो, ऐसा करके नहीं, लिखूं कि मैं आज खुद अपने अंदर के बच्चे को अडॉप्ट कर रही हूँ। मैं आज अपनी ज़िम्मेदारी खुद ले रही हूँ। मैं भावनात्मक ज़िम्मेदारी ले रही हूँ, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ अपने आप की। और हमने सेशंस में बहुत सारे लेटर लिखवाए हुए हैं जो यूट्यूब पे हैं, रिकॉर्डेड लेटर्स हैं। आप उनको जब पढ़ोगे, मतलब जब आप उन सेशंस को देखोगे जो यूट्यूब पे हैं, आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा खुद को लेटर कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए, इट्स अराउंड 8:17 यानी हमको 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है और 9:30 बजे हमारा सेशन है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट करना है। सेशन में मिलते हैं अब आपको, ठीक है। वो क्या निकाले मैंने कि क्या करना चाहिए, सब कुछ मेरा बहुत मैंने घोच पोच इसीलिए मैं रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि लोगों ने बार बार बोला, हम आपने जो बोला वो तो हमको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ से लेके क्या जाएं, इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो है। मैं जैसे कि आप लगातार 2 घंटा 2.5 घंटा बोले हैं, मैं लगातार 50-60 मिनट बोली हूँ। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार सुनो, आपको खुद समझ में आएगा आपको क्या करना है। अभी एक्चुअली आपके मन में बहुत सारा कियोस है, आप चारों तरफ से भरे हुए हो, तो आप इसको रिलैक्स वाले माइंडसेट के साथ देखना, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से छोटे छोटे एक्शन ले रहे हैं। और अभी हमारे 2 या 3 दिन का सेशन बाकी है, आप वो वाली क्लासेस अटेंड करो, आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो क्योंकि हम इनसे डिवोर्स नहीं लेना चाहिए हस्बैंड अरे से। नहीं बाबू, इस वाले देखो, नेगेटिव सिचुएशन में सरकारी नौकरी छोड़े थे, आज नेगेटिव सिचुएशन में डाइवोर्स ले लोगे। पहले ठीक हो जाओ, इमोशनली मेंटली हेल्दी हो जाओ, उसके बाद ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। कल एक लेडी का मेरे साथ सेशन था, उसने बोला कि मेरा और मेरे हस्बैंड का बन नहीं रहा है ससुराल वालों की वजह से। अब वो लोग रेंट पे रह रहे हैं, कह रही है लेकिन मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मुझे सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी अपनी, क्योंकि बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने बोला बाबू, आपका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन स्टेबल नहीं है, आप बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। पहले अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाओ। भी तो बच्चा चाह रहा है, बोल रहा है बच्चा ले लो, मेरा बच्चा नहीं चाह नहीं रहा है। वो मैं जैसे जीरो होके बैठी हूँ, मेरा नहीं नहीं पूरा नहीं, सुसाइड। अभी अभी ना तो कोई डाइवोर्स लेने का समय है, अभी ना कोई बच्चा पैदा करने का समय है। अभी सबसे पहले आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की माँ बनने की हैसियत है फिलहाल आपकी। आप एनर्जी ही नहीं है आपकी बच्चे की माँ बनने की। बच्चा बच्चा इतना एनर्जी मांगता है। करियर बच्चा और सब कुछ क्या है, माँ को लेके टेंशन कर रही हूँ बहुत ज्यादा, फिर करियर को लेके टेंशन कर रही हूँ, मैरिड लाइफ तो ये है, डिवोर्स तो नहीं ले पा रही हूँ, और इसके साथ पूरा नाटक करके ऐसे जी रही हूँ कि वो मुझे एक फेक लाइफ जी रही हूँ, जो मैं चाह रही पहले हूँ ऐसा नहीं। फेक लाइफ इसलिए जीरो क्योंकि आपका अपने साथ ही कोई रिलेशनशिप नहीं है। फेक लाइफ इसलिए है, पहले खुद को हील करना है। ये लोग बाद में आते हैं, शादी रखनी है कि नहीं रखनी है, बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है। ये एक हेल्दी इंसान डिसीजन ले सकता है। डिप्रेशन की गोलियां खाता हुआ इंसान ऐसे फैसले नहीं कर सकता। डिप्रेशन की गोलियां खाता हुआ इंसान जो भी फैसला लेगा वो 100% गलत होगा, क्योंकि वो इंसान खुद में ही खुश नहीं है। मैं तो डिप्रेशन की गोली नहीं खाती, मैं तो बहुत पहले खाती थी, छोड़ दिया है बहुत। आप फिलहाल आप डिप्रेशन में हैं, गोली नहीं खा रही है वो बात अलग है। गोली आपने 2015 में खाई है ना, बहुत मुश्किल से जाके आपने छोड़ा है। आज भी चाहो तो आज भी शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको पता है दोबारा से आदत लग जाएगी। अभी पहले आपको अपने साथ रिश्ते को इम्प्रूव करना है। ये जो बाहर की जो आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हो ना, इनके अभी आंसर नहीं मिलेंगे आपको जब तक आप अपने साथ महीना 2 महीना 3 महीना बिता नहीं लेती, खुद को स्टेबल नहीं कर लेती। अभी आप बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए इमोशनली रेडी हैं? नहीं है। बोला तो, बट कैसे करूं, कैसे मैं वॉक पे जाऊं, मुझे तो अच्छा ही नहीं करता कुछ, नींद से उठने का। मेरा मुझे कोई